गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में, और परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले हमने बात करी रुधिर के बारे में, और रुधिर कणिकाओं और प्लाज्मा के बारे में बात करने के बाद आज हम बात करेंगे रक्त समूह के बारे में। अब हम सब जानते हैं कि मनुष्य में 4 प्रकार के रुधिर वर्ग पाए जाते हैं। मेनली वो 4 प्रकार के रुधिर वर्ग कौन कौन से हैं? वो रुधिर वर्ग हैं रुधिर वर्ग ए, रुधिर वर्ग बी, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर वर्ग ओ। ये 4 प्रकार के रुधिर वर्ग किस प्रकार से निर्धारित होते हैं? सबसे पहला सवाल यही होता है। ये 4 प्रकार के जो रुधिर वर्ग हैं उनका निर्धारण लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर मौजूद विशेष प्रकार के प्रोटीनों द्वारा होता है। ये प्रोटीन कहलाते हैं प्रतिजन या एंटीजन्स। क्लियर? ये प्रतिजन या एंटीजन एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, पाए कहां जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर। जो प्रतिजन होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, और कौन से प्रोटीन होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। पहली बात ये ध्यान रखने वाली, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रतिजन होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब हम 11th में बात कर चुके हैं, इसमें प्रोटीन के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट भी होता है। ठीक है, तो इन ग्लाइकोप्रोटीन्स की सतह पर पाया जाने के कारण ही रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। कैसे? ये जो प्रतिजन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिजन ए और प्रतिजन बी। केवल ये 2 प्रकार के प्रतिजन ही 4 रुधिर वर्गों का निर्धारण करते हैं। क्लियर? पहले हम बात प्रतिजनों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे प्रतिरक्षियों के बारे में, एंटीबॉडीज के बारे में। तो प्रतिजनों में बात करें, आपको यहां पर दिख रहा है पिंक कलर का, हमने इसको अलग अलग कलर से बात कर रखी है। यदि लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर केवल ए प्रतिजन मौजूद होता है, ठीक है, इसे एग्लूटिनोजन भी कहा जाता है। यहां लिख देते हैं अपन एग्लूटिनोजन। प्रतिजनों को किस नाम से भी जाना जाता है? एग्लूटिनोजन के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्लूटिनोजन या प्रतिजन ए यदि लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर मौजूद हो, देख रहे हैं आप, यहां पर केवल पिंक कलर के प्रतिजन हैं, माने कि केवल प्रतिजन ए मौजूद हैं। ऐसी लाल रुधिर कणिकाओं को रखने वाले व्यक्ति का रुधिर वर्ग क्या कहलाता है? रुधिर वर्ग ए कहलाता है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं दूसरे प्रतिजन के बारे में, यह है प्रतिजन बी। क्लियर? यदि किसी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर केवल प्रतिजन बी मौजूद होते हैं तो ऐसे व्यक्ति का रुधिर समूह क्या कहलाता है? रुधिर वर्ग बी कहलाता है। नेक्स्ट बात करें तो रुधिर समूह ए बी के लिए क्या बात होगी? ऐसे रुधिर समूह जिसकी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर ए प्रतिजन भी मौजूद हो, बी प्रतिजन भी मौजूद है। आप देख पा रहे हैं यहां पर ए प्रतिजन भी है और बी प्रतिजन भी है। तो ऐसे व्यक्ति, यहां देखिए, ए और बी दोनों प्रतिजन यदि किसी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर हो तो ऐसा रुधिर वर्ग कहलाता है ए बी रुधिर वर्ग। बात करते हैं तीसरे चौथे समूह की, जिसे कहा जाता है समूह ओ। आप यहां देख पा रहे हैं समूह ओ का मतलब, इसे पहले शून्य वर्ग कहा जाता था। शून्य वर्ग का मतलब लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर किसी भी प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन या प्रतिजन मौजूद नहीं होता है। ना तो ए प्रतिजन होता है ना बी प्रतिजन, अर्थात कोई भी प्रतिजन मौजूद नहीं होता है। इसलिए पहले इस वर्ग को कहा जाता था शून्य वर्ग। लेकिन विसंगतियों को दूर करने के लिए जब हम अल्फाबेटिकल बात कर रहे हैं तो यहां पर रुधिर वर्ग ओ कह दिया गया बाद में। क्लियर? इन प्रतिजनों की खोज के श्रेय लैंडस्टीनर को जाता है, वैज्ञानिक लैंडस्टीनर। क्लियर? तो ये तो बात हुई लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर मौजूद प्रतिजनों के बारे में। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं रुधिर में मौजूद प्रतिरक्षियों के बारे में, क्लियर, या एंटीबॉडीज के बारे में। जो प्रतिरक्षी होते हैं, सबसे पहली बात, वो पाए जाते हैं रुधिर की प्लाज्मा में। लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर नहीं पाए जाते, कहां पाए जाते हैं? रुधिर की प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। क्लियर बात?
प्लाज्मा में माने कि तरल भाग में मौजूद होते हैं, और तरल भाग में भी दो प्रकार के प्रतिजन मौजूद होते हैं, ठीक है। इन्हें कहा जाता है एग्लूटिनिन। क्लियर। ये एग्लूटिनिन भी दो प्रकार के होते हैं, एंटी बी और एंटी ए। एंटी का मतलब ये एंटीजन्स बी के प्रति विरोध करते हैं, एंटीजन बी का विरोध करते हैं। जिन व्यक्तियों के लिए समूह ए रुधिर वर्ग होता है, उनकी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर तो प्रतिजन ए पाया जाता है, लेकिन उनके प्लाज्मा में प्रति बी पाया जाता है। यानी कि एंटीबॉडी किसके प्रति एंटीबॉडी होते हैं? बी के प्रति, क्योंकि स्वयं का वर्ग ए है तो वो रक्षा करता है किससे? बी से। किसके प्रति रक्षा करता है? बी के प्रतिरक्षी रहते हैं। क्या है? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। किसके प्रतिरक्षी? बी के प्रतिरक्षी। तो ऐसा ही होता है, जिन रुधिर समूह का, किसी व्यक्ति का रुधिर समूह बी है तो उसमें किसके प्रतिरक्षी होंगे? ए के प्रतिरक्षी होंगे। क्लियर। जिनका रुधिर समूह ए और बी दोनों होता है, माने कि ए बी रुधिर वर्ग होता है, उनको किसी के प्रति रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, एक तरह से यूं मान सकते हैं। तो उनके प्लाज्मा में किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं होता। क्लियर। लेकिन रुधिर समूह ओ जो होता है, उस रुधिर समूह ओ में दोनों के प्रतिरक्षी होते हैं, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार का प्रतिजन मौजूद नहीं होता। क्लियर। इसी आधार पर मनुष्य में रक्तदान किया जाता है, या रक्तदान का ध्यान या रक्त को दान करने से पहले इन एंटीजन एंटीबॉडीज को ध्यान में रखा जाता है। और ध्यान में रखने का कारण क्या है? ध्यान में रखने का कारण यह है कि यदि कभी भी समान प्रकार का एंटीबॉडी या एंटीजन आपस में मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? उन लाल रुधिर कणिकाओं में एग्लूटिनेशन हो जाएगा या समूहन हो जाएगा। वर्ड है एग्लूटिनेशन या समूहन। समूहन कब होता है? जब दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसे मिल जाते हैं। ठीक, माने कि किसी व्यक्ति का रुधिर समूह ए है और उसे किसी ऐसे व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दिया जाए जिसका जो बी ब्लड ग्रुप का हो, तो उसके प्रतिजन उस बी ब्लड ग्रुप वाले का विरोध करेंगे और उसकी लाल रुधिर कणिकाएं आपस में चिपक जाएगी, आश्लेषण हो जाएगा, या लाल रुधिर कणिकाओं का क्या हो जाएगा? समूहन हो जाएगा या एग्लूटिनेशन हो जाएगा, और इस अवस्था में उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्तदान करने से पहले रुधिर वर्ग की जांच की जाती है और उस व्यक्ति को उसी प्रकार का ब्लड चढ़ाया जाता है। रुधिर समूह ए का ब्लड ग्रुप चढ़ाया जा सकता है, माने कि यदि किसी व्यक्ति, कोई ग्राही व्यक्ति, उसका रुधिर वर्ग ए है तो दाता रुधिर वर्ग ए हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति का बी ब्लड ग्रुप है तो उसे बी ब्लड ग्रुप का रुधिर चढ़ाया जा सकता है। आगे बात करते हैं दो चीजों के बारे में। दो शब्द हैं, एक शब्द है सार्वत्रिक दाता और दूसरा है सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक दाता के बारे में बात कर लेते हैं। तो रुधिर वर्ग जो ओ है वो सार्वत्रिक दाता है, माने कि वो सभी प्रकार के रुधिर वर्गों को रक्त दे सकता है। यदि मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं हर प्रकार के व्यक्ति या अलग अलग प्रकार के जो रुधिर समूह रखने वाले व्यक्ति हैं उन्हें ब्लड दे सकता हूं। कारण, क्योंकि मेरे लाल रुधिर कणिका की सतह पर किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं है। मेरा ब्लड जब भी किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाएगा तो उसके साथ उस ब्लड ग्रुप में मौजूद या सामने वाले व्यक्ति के शरीर में मौजूद या प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी को मेरे पास किसी भी तरह का कोई एंटीजन नहीं मिलेगा। और जब कोई एंटीजन नहीं मिलेगा तो एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगी, माने कि एग्लूटिनेशन या समूहन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सामने वाले के पास एंटीजन तो हैं, लेकिन मेरे पास उसे सामने वाले के पास एंटीबॉडीज तो हैं, लेकिन मेरे पास किसी भी तरह का एंटीजन नहीं मिलेगा। क्लियर?
दूसरी बात करें सार्वत्रिक ग्राही के बारे में, जो ए बी रुधिर वर्ग है वो केवल ए और बी को ही रक्त दे सकता है और किसी को ब्लड नहीं दे सकता, लेकिन वो सबसे ग्रहण कर सकता है। मान लीजिए मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है तो मैं ए वाले व्यक्ति का भी रुधिर ले सकता हूं, बी वाले का भी ले सकता हूं, ए बी वाले का तो ले ही सकता हूं और ओ वाले का भी ले सकता हूं। उसका मुख्य कारण है क्योंकि मेरे शरीर पर विरोध करने वाला कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, किसी के प्रति भी मेरे शरीर में एंटीबॉडी नहीं है, माने कि प्रतिरोध करने वाला कोई कारक मेरे शरीर में नहीं है। तो चाहे मेरे शरीर में एंटीजन ए आए या एंटीजन बी आए, उन्हें सुगमता से उन्हें कोई भी विरोध करने वाला नहीं मिलेगा, माने कि सुगमता से मेरे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का एग्लूटिनेशन या संवहन नहीं होगा, कारण मेरे शरीर में किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्लियर? तो ये था रक्त समूह। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रुधिर वंश वर्ग की वंशानुगति। वो हम इस जो पहले हम टॉपिक पढ़ लेंगे रक्त समूह के बारे में, पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे रुधिर वर्ग की वंशानुगति के बारे में। तो ये था रुधिर समूह, कौन सा? ए बी ओ रुधिर समूह। हमारे शरीर में या लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर मौजूद इन एंटीजन के कारण हमारा रुधिर वर्ग ए बी और ओ हो सकता है, माने कि ए बी ओ हो सकता है, ए बी या ओ। क्लियर? इन्हीं प्रतिजनों के कारण हमारे शरीर में एक और रुधिर समूह पाया जाता है या एक और रुधिर तंत्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है आरएच रुधिर तंत्र। क्लियर? तो हमारे शरीर में अगर पूछा जाए, कहा जाए कि कितने प्रकार के रुधिर तंत्र पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के रुधिर तंत्र पाए जाते हैं, एबीओ रुधिर तंत्र और आरएच रुधिर तंत्र। अब बात कर लेते हैं आरएच रुधिर तंत्र क्या होता है। जो आरएच रुधिर तंत्र है उसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव, किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव होता तो रक्त समूह ए है, लेकिन वो कई बार हम सुनते हैं ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव के बारे में। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मसला है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर पाए जाने वाला एक और प्रतिजन, और वो प्रतिजन होता है कौन सा प्रतिजन? आरएच प्रतिजन। ये जो आरएच प्रतिजन है वो भी लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर होता है, और इसके बारे में खोज की थी वैज्ञानिक लैंडस्टीनर और विनर ने। और इसे खोजा गया था एक बंदर में जिसका नाम था मकाका रिसस बंदर। जो मकाका रिसस है, उसी रिसस के कारण इसको कहा गया आरएच कारक। ठीक है, रिसस कारक भी कह सकते हैं इसे। लगभग भारत में 93% रुधिर वर्गों में आरएच प्रतिजन पाया जाता है। क्लियर? जबकि 7% लोगों में आरएच प्रतिजन नहीं पाया जाता। जिन व्यक्तियों में आरएच प्रतिजन पाया जाता है उन व्यक्तियों को कहा जाता है आरएच पॉजिटिव, और जिन व्यक्तियों में प्रतिजन नहीं पाया जाता उन्हें कहा जाता है आरएच नेगेटिव। तो भारत में 93% लोग आरएच पॉजिटिव हैं और 93% लोग आरएच नेगेटिव हैं। क्लियर? अब अगर बात कर लें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं पर ए प्रतिजन के साथ साथ आरएच प्रतिजन भी पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के रुधिर वर्ग को कहा जाएगा ए पॉजिटिव। क्लियर? जबकि मान लीजिए किसी व्यक्ति के लाल रुधिर कणिकाओं पर आरएच प्रतिजन नहीं है और उसमें केवल बी प्रतिजन है, तो वो कहलाएगा बी नेगेटिव। क्लियर? तो ये था दूसरा रक्त समूह जिसे कहा जाता है आरएच समूह या आरएच रुधिर तंत्र। अब बात कर लेते हैं आरएच तंत्र के आधान में क्या महत्व है, रक्ताधान में क्या महत्व है, या रक्त के ट्रांसफर में क्या महत्व है। ये सामान्यतः
हमने कहा कि रुधिर वर्ग जो ए है उसमें प्रतिजन ए पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडीज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? एंटी बी होती हैं। लेकिन आरएच कारकों का कोई एंटीबॉडी नहीं होता। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आरएच के पास या आरएच कारकों का कोई एंटीबॉडी नहीं है तो रक्तदान आसानी से किया जा सकता है या हमेशा या कभी भी किया जा सकता है। भले ही आरएच कारक का व्यक्ति में एंटीबॉडी नहीं हो, किसी व्यक्ति में, लेकिन यदि किसी आरएच नेगेटिव व्यक्ति को बार बार आरएच पॉजिटिव वाले व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है तो कुछ समय बाद आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति में भी आरएच पॉजिटिव के प्रति एंटीबॉडी बन जाते हैं। इन्हें हम स्मॉल लेटर में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये एंटीबॉडी हैं, क्लियर? एंटीबॉडीज को हम स्मॉल लेटर में प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आरएच एंटीबॉडी जो है वो किसके एंटीबॉडी हैं? इस आरएच एंटीजन के। ये भी एंटीजन, ठीक है? यहां तो कोई एंटीजन था ही नहीं, इसलिए इसे हमने आरएच नेगेटिव कहा था। इस आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति में एंटीबॉडी बन जाते हैं। अब आपको पता है कि किसके एंटीबॉडी बनते हैं? आरएच पॉजिटिव के। माने कि वो आरएच पॉजिटिव के अंदर आने का विरोध करेगा। कुछ समय बाद या अगली बार जब ब्लड चढ़ाया जाएगा आरएच पॉजिटिव का, तो उस व्यक्ति में मौजूद एंटीबॉडी इस आरएच एंटीजन के साथ क्रिया कर लेंगे और रक्त का समूहन हो जाएगा। इस प्रकार आरएच नेगेटिव में, जिसमें पहले एंटीबॉडी नहीं थे, लेकिन रक्तदान कराने के बाद शरीर में जब एंटीजन प्रवेश किया तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ने उस आरएच नेगेटिव के शरीर में एंटीबॉडीज बना दी। इस घटना को कहा जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? तो पूछ सकता है आपसे एक नंबर में कि आइसो इम्यूनाइजेशन क्या है। तो क्या कहेंगे हम कि जब किसी आरएच नेगेटिव वाले व्यक्ति को आरएच पॉजिटिव का ब्लड चढ़ाया जाता है तो आरएच नेगेटिव के अंदर जहां पहले एंटीबॉडी नहीं थे, अब एंटीबॉडी बन जाते हैं। तो इस प्रकार आरएच नेगेटिव के शरीर में एंटीबॉडी के निर्माण की घटना को आइसोइम्यूनाइजेशन कहते हैं। और आइसोइम्यूनाइजेशन कब होता है? जब इस आरएच नेगेटिव को क्या करा जाएगा? आरएच पॉजिटिव का ब्लड दिया जाएगा। वापस ध्यान देने वाली बात है, पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद नहीं होते। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली आरएच पॉजिटिव के आने पर, इस प्रतिजन के आने पर एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। क्लियर? तो ये था आरएच रुधिर तंत्र से संबंधित एक परिघटना। आरएच प्रतिक्रिया रुधिर तंत्र, आरएच रुधिर तंत्र से संबंधित एक और परिघटना है जिसे हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, या कहीं पर आप पढ़ सकते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इसे हिंदी में बात करें तो इसे कहा जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता एक विषमता है, और यह विषमता किससे संबंधित होती है? आरएच कारक से संबंधित होती है। ये कब होती है और इसका कारण क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा,
जब एक दंपति जिसमें पुरुष का रुधिर वर्ग है RH पॉजिटिव और यदि जो महिला है उसका रुधिर वर्ग हो RH नेगेटिव, या यूं बात करें कि पिता यदि RH पॉजिटिव हो और माता यदि RH नेगेटिव हो, तो उनकी संतान या तो RH पॉजिटिव हो सकती है या फिर RH नेगेटिव हो सकती है। समस्या की शुरुआत तब होती है जब जो संतान उत्पन्न होती है वो हो RH पॉजिटिव। क्लियर? इस RH पॉजिटिव संतान की वजह से समस्या प्रारंभ होती है, और वो भी कब? जब प्रसव होता है। इस प्रसव के दौरान मां और शिशु एक गर्भनाल द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं। जब इस गर्भनाल को अलग किया जाता है और मां और शिशु का ब्लड आपस में मिल जाता है, तब ये RH प्रतिजन मां के रक्त में चले जाते हैं, और जब मां के रक्त में चले जाएंगे तो आपको पता है क्या होगा? मां के शरीर में इस RH कारक के प्रति एंटीबॉडी बन जाएंगे, जिन्हें हमने RH पॉजिटिव से प्रदर्शित कर दिया है। अब इस पहली संतान में तो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। समस्या कब होगी? जब दूसरी संतान होगी और दुर्भाग्यवश वो संतान भी क्या हो? RH पॉजिटिव ही हो। तब क्या होगा? तब इस मां और शिशु के मध्य अपरा द्वारा संबंध है। ठीक है? अपरा द्वारा शिशु मां के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये RH एंटीबॉडी अपरा के माध्यम से शिशु के रक्त में आ जाएंगे। तब होगा क्या? एंटीजन RH पॉजिटिव है, एंटीबॉडी भी RH पॉजिटिव है। जब दोनों एंटीजन और एंटीबॉडी सेम होते हैं तब आइसोलेशन या समूहन हो जाता है। तो इस शिशु के रक्त कणिकाओं में समूहन होने लगेगा। या तो इस शिशु की गर्भावस्था में मृत्यु हो जाएगी, या फिर ये समय से पूर्व उत्पन्न हो जाएगा, माने कि समय से पूर्व ही इसका प्रसव हो जाएगा। क्लियर? अब समस्या से समाधान क्या है? इस समस्या के दो समाधान हैं। क्लियर? पहली बात तो इस शिशु का संपूर्ण रक्त बदलकर उसे बचाया जा सकता है। संपूर्ण RH पॉजिटिव ब्लड स्थानांतरित करके शिशु को क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। दूसरा तरीका यह है, आपकी किताब में दूसरी तरह से है, लेकिन जो एक्चुअल है वो मैं आपको बता देता हूं क्या है, कि इस बच्चे का जब जन्म हो तब 72 घंटे के अंदर अपूर्ण प्रति RH0 का इंजेक्शन लगाया जाता है। इस अपूर्ण प्रति RH0 के इंजेक्शन लगाने से शरीर में इस RH एंटीबॉडीज का नष्ट हो जाती है या विनाश हो जाता है, या तो ये बन ही नहीं पाती या फिर क्या हो जाती? नष्ट हो जाती है। क्लियर? लेकिन आपकी किताब में दूसरी तरह का है। आपकी किताब में यह कहता है कि इस शिशु के जन्म से पहले, कितना पहले? लगभग 72 घंटे पहले माता को, जिसके पास RH प्लस एंटीबॉडी हैं, उसे एंटी RH नेगेटिव बॉडी का इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाया जाए। क्लियर? जन्म से कितने से, प्रसव से कितने समय पहले? 72 घंटे पहले कैसा इंजेक्शन? एंटी RH नेगेटिव बॉडी का इंट्रावीनस इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो इस समस्या से बचा जा सकता है। क्लियर? एक बार वापस बात कर लेते हैं। वापस देखिए ध्यान से कि यदि किसी पिता का RH पॉजिटिव हो, ब्लड A पॉजिटिव भी हो सकता है, B पॉजिटिव भी हो सकता है, और माता RH नेगेटिव हो, माने कि A नेगेटिव भी हो सकती है और B नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है? इनकी संतान यदि RH पॉजिटिव है
तो प्रसव के दौरान मां और शिशु के रक्त के मिल जाने से मां के शरीर में एंटीबॉडीज बन जाती हैं RH धनात्मक के प्रति। यदि मां दोबारा गर्भ धारण करती है और गर्भस्थ शिशु भी RH पॉजिटिव है, तो ये RH एंटीबॉडी अपरा के माध्यम से शिशु में प्रवेश करके उसकी लाल रुधिर कणिकाओं का समूहन कर सकता है। या तो ये शिशु मृत होगा या फिर इसका जन्म समय से पूर्व हो जाएगा। समाधान क्या है? या तो जन्म के तुरंत बाद उसके संपूर्ण रक्त को बदल दिया जाए या प्रसव से 72 घंटे पहले एंटी RH नेगेटिव बॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन मां को लगाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे रुधिर वर्ग की वंशानुगति के बारे में। थैंक यू।